पश्चिमी यूपी की सियासत में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसके ठाठ। क्योंकि जाटों का प्रभाव ही इतना कुछ ज्यादा है पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटों में भी और लोकसभा सीटों में भी। और इसी वजह से हर चुनाव से पहले हर पार्टी की कोशिश रहती है कि जाटों को अपने पाले में लाया जाए। 2014 में, 2017 में, 2019 में जाट बीजेपी के साथ थे, तो देखिए बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस बार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मिल गए तो समीकरण थोड़े से बिगड़ गए। तो बीजेपी के पाले में वापस से जाटों को लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। कुछ देर पहले उन्होंने कई सारे जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर। और इसी मुलाकात में एक बड़ी बात निकलकर यह सामने आई कि अमित शाह ने कहा कि जयंत ने इस बार गलत घर चुन लिया है। तो इस मुलाकात के मायने क्या है और अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, यह समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, कुछ देर पहले जो मुलाकात हुई है, इसके मायने क्या हैं आने वाले वक्त में? अब क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या इस मुलाकात से क्या हम ये माने कि इतने सारे जाट नेताओं जिनकी सक्रियता बहुत ज्यादा है, वो अपने पाले में खींच पाने में कामयाब हो सकती है बीजेपी, जिसकी कवायद शुरू की है गृह मंत्री अमित शाह ने? क्योंकि ऐसी मुलाकात 2019 में भी की थी। देखिए, पूर्व राजनीति में सिंबॉलिज्म उसका अपना एक महत्व होता है, प्रतीकात्मकता। एक तस्वीर जो सामने से दिख रही है उसका असर दूर तक जाएगा। उस तस्वीर को आज भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री के साथ उन 250 जाट प्रतिनिधियों की मुलाकात में बनाने में सफलता हासिल की। अब वहां से एक संदेश निकला है। यह संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा। दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से कम्युनिकेशन के आबाद पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हो सकता है कि जो जाट नेता पहुंचे थे, जाट प्रतिनिधि, अब वो घर तक पहुंच भी गए हों और बातें कर रहे हों आपस में। तो और कुछ अगर नहीं होता है तो कम से कम एक कंफ्यूजन की स्थिति तो आ गई। ये जो जाट नेता आए थे गृह मंत्री के घर पर, वो तमाम ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मानकर चल सकते हैं हम, तभी तो वो यहां तक आए थे। लेकिन इनके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा वो समाज में दिया जाएगा, जहां भाजपा समर्थक जाट हैं और भाजपा समर्थक जाट नहीं भी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने खुद कहा कि पिछले 3 चुनाव 2014, 2017, 2019 में जाटों ने वोट किया था, जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और उसकी पृष्ठभूमि है, आप जानते हैं, वो पृष्ठभूमि है 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे। उसके बाद से वो एक जो जाट मुस्लिम सहयोग का वातावरण था वो टूट गया, दरार आ गई और वोट एक तरफा पड़े। उसका नतीजा भी हम सब लोगों ने देखा। लेकिन किसान आंदोलन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसमें वो जो 2013 के पहले की जाट मुस्लिम मैत्री का वातावरण हुआ करता था, वो वापस से खड़ा होता दिखाई पड़ा। 1 साल का आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर तो सरदारों के साथ था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर मोस्टली जो था वो था जाट और मुस्लिम्स के बीच। अब जरा आपको बारीकी से ये समझना पड़ेगा अपूर्व, मैं लगातार घूम रहा हूं इस इलाके में, तो पाया ये ही कि जाट बिरादरी जो है और मुस्लिम बिरादरी जो है यहाँ पे, वो दरअसल कहने को अलग है, लेकिन जहां तक उनके चाल ढाल, बात करने का अंदाज, कई मामलों में रीति रिवायतें बहुत कुछ सिमिलर हैं। कुछ जगहों पर ये जो मुसलमान हैं इस इलाके में मुल्ले जाट कहलाते हैं। मतलब ये कि वो जाट हैं जो मुसलमान हो गए, सही। तो यानी कि जो इनके अगर पीछे की पीढ़ियों की तरफ जाएं तो कॉमन एंसेस्ट्री का एक मसला उठता है। तो इनका अंदाज, इनका सब कुछ एक जैसा हो सकता है। और शायद यही वजह थी कि आज से दशकों पहले चौधरी चरण सिंह ने एक जाट मुस्लिम मैत्री का एक ताना बाना बुना और उसके तहत वो लगातार इस क्षेत्र में सफल हुए। और उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह आंशिक रूप से सफल हुए और जयंत चौधरी के सामने ये सबसे बड़ी परीक्षा है। अब ऐसे में इस बार मैंने देखा, खासतौर पर पिछले दिनों बागपत में था, वहां पर जाट एक बड़े वर्ग का जाट जो है वो इस बार कह रहा था कि हम तो वोट देंगे चौधरी को, यानी कि चौधरी चरण सिंह के जो लोग हैं, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। और राष्ट्रीय लोकदल
कि किसके साथ है इस बार गठबंधन, समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ऐसा लगा कि जो पिछला वोट बैंक था वो उसमें दरार आ गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले जाट भी बहुतायत में हैं, लेकिन पूरा वोट जाटों का नहीं मिलेगा। और ऐसे में आज की ये जो बैठक है एक संदेश देने की कोशिश है उस वर्ग को जो पहले तो था भाजपा समर्थक, लेकिन अभी जो चला गया है जयंत के पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम मीटिंग में जो कुछ हुआ उसकी बात करें तो संजीव बालियान ने कहा कि बहुत जाट जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। ये भी मैसेज बढ़ा जाएगा। ये भी क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि जो लोग ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं वो भी ये सोचें कि हमारे जाट भाई लोग सोच रहे हैं तो हम भी सोचें कि अखिलेश यादव। और फिर उन्होंने 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, क्योंकि उन्हीं की सरकार में हुई थी, उसकी भी याद दिलाई कि भाई याद कर लो, आपने उसी वजह से छोड़ा था और बीजेपी के साथ आप गए थे। अमित शाह का यह कहना कि आप हमें डांट लेते हैं, आपने 2017 में भी मुझे डांटा था लेकिन वोट हमें भरपूर दिया था, जब भी हम आपके पास आए हैं आपने खूब भरपूर वोट दिया है, तो गलत जगह वोट मत कीजिएगा। फिर से मुझे डांट लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत जगह वोट मत कीजिएगा। ये इतनी सारी बातें कहना, अमित शाह का गृह मंत्री हैं, बुला रहे हैं, ये जब संदेश जाएगा, ये जितने भी लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे, क्या रूट लेवल पर इसका असर पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचता है, मान लीजिए जितने भी लोग होते हैं वापस से बीजेपी की तरफ जाते हैं ये कहने पर, तो फिर सियासी समीकरण कैसे बन रहे हैं? उधर सपा आरएलडी कुछ लोग उनके वोट, और इधर अगर कुछ फूट पड़ जाती है और बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं कुछ जाट वोट, तो सीटों में कितना अंतर आ सकता है? क्या आपका अंदाजा क्या कहता है? देखिए, आपने अमित शाह की बात कही है। अमित शाह ने 5 विधायकी के चुनाव लड़े और उसके बाद फिर वो एक बार सांसद हैं गांधीनगर से। हमेशा जो उनकी जीत हुई है 2/3 बहुमत या बहुत जबरदस्त जीत उन्होंने अपने करियर में हासिल किया। इसके पहले वो आडवाणी जी के चुनाव को देखा करते थे। देखिए, वो एक वोट को 2 तरफा बांट देने में उनकी महारत है, एक्सपर्ट हैं वो। और अभी जिस तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं ये सच्चाई से दूर नहीं है। ऐसा हुआ था पिछली बार भी, जो भी नाराजगी रही हो, लेकिन वोट तो पड़ा था। उसके पहले 2014 में भी खुल के पड़ा था, 2019 में भी खुल के पड़ा था। तो ये वोट तो जाटों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब उन्होंने ये बात कही है कि हमें तो आप डांट लेते हो, उन्हें क्या डांट पाओगे? ये सवाल जो है उन्होंने नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि देखिए, गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है और कानून व्यवस्था के मर्म को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। मैं जब घूम रहा था इस इलाके में तो मैंने पाया कि कानून व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। कैसे कि तमाम लोग कहते हैं, और ये जाटों की बात नहीं कह रहा हूं, मुसलमान भी कहते हैं, जाट भी कहते हैं और दूसरे समाज के लोग भी कहते हैं कि जिस तरह की गुंडागर्दी पहले हुआ करती थी, जो गुंडे थे इस इलाके के, अब उन्हें तो कम से कम पिछले 5 सालों में पैक कर दिया है योगी सरकार ने। कोई ऐसा नहीं है कि शोरूम में घुस करके गाड़ियां उठा ले रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो मां बहनें चल रही हैं तो छेड़खानी हो जा रही है। और माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, इस इलाके का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बहुत बड़ा मसला है। ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ऊपर में डिस्कस नहीं होता है, लेकिन आप जमीन पर जाएं तो ये बहुत बड़ा मसला है। आप याद करें, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, नीतीश कुमार को इसीलिए सब लोगों ने दोबारा वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया था कि जो गुंडागर्दी हुआ करती थी बिहार प्रदेश में वो नहीं हो, और इस कारण से वो लगातार चुनाव जीतते चले आए, आज तक जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए। तो ये जमीन पर जो मसला होता है कानून व्यवस्था का, वो आपको कैराना में भी है, वो आपको सहारनपुर में भी है, वो आपको बागपत में भी है, वो आपको शामली में भी है, वो आपको गाजियाबाद में भी है। ये तमाम इलाके, और इन इलाकों में कुछ में तो दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सहारनपुर में दंगे हो चुके, कैराना में दंगे हो चुके। कैराना में पलायन, इतने उसका पलायन की बातें आई, हालांकि मुद्दा बना है, उस पर थोड़ी बहस है, पर दंगे तो इन सब जगहों पे हुए। और ऐसे में कानून व्यवस्था की बात करना और कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाना कि अगर आपने गलती कर दी तो फिर उस तरह का माहौल वापिस आ जा सकता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो ये जो जंगल राज हम लोगों ने बिहार चुनाव के टाइम पे देखा था, वो एक बात संदेश पहुंचाई जाती है, वो संदेश ही संजीव बालिया ने आज बताने की कोशिश की है। और देखिए, संजीव बालिया ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया था, तभी तो उसने
चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था 2019 के चुनाव में। यानी कि ये रेजोनेंस है इस मुद्दे का, जाट वोटों में रेजोनेंस है कि अभी तो ये कंट्रोल में है। और देखिए एक बात बता देता हूं, इस इलाके में जो मुस्लिम आबादी है, पूरे देश में जो औसत मुस्लिम आबादी है उससे बहुत ज्यादा है। कई सीटें हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं, कहीं तो 40% हैं, और कहीं ये दोनों मिलके कई सारी सीटों पर 50% से ज्यादा हो जाते हैं। वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन अकेले मुस्लिम जो समाज है वो भी कई सीटें हैं जहां अकेले से 50% हो जाता है, और 40% तो बहुत जगहों पर है। तो ये इस इलाके की एक जो इतनी बड़ी सच्चाई है, इसके खिलाफ पोलराइजेशन करा ले जाना बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान है और उसको टच कर लिया गया है, हवा दे दी गई है। अब देखिए कि इसका असर, आपने पूछा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा इसका असर। और कहीं ना कहीं वो जो एक सॉलिडारिटी जयंत चौधरी के लिए बन रही थी, उस सॉलिडारिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा दरार जो है वो आएगा, ये तो स्पष्ट है। अच्छा, बस जाते जाते आखिरी कि जयंत ने गलत घर चुन लिया है, इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी में अभी भी जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं और अभी क्या चुनाव से पहले कुछ खेल अभी भी हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, गलत घर चुना या सही घर चुना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, ये तो जयंत को तय करना है। जयंत ने जो घर चुना है वो बहुत सोच समझ के, उनके फादर ने भी वो घर नहीं चुना था भारतीय जनता पार्टी का, और वो इसीलिए क्योंकि उनका जो सक्सेस रेट है वो हमेशा जाट मुस्लिम कंबाइन पर आधारित है। राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट बैंक है वो जाट मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि बीच में एक जो दरार आ गई दंगों की वजह से, तो वो वोट बैंक टूट गया और राष्ट्रीय लोकदल जो है वो पिछली बार सिर्फ एक सीट जीत पाया था छपरौली की, छपरौली बीजेपी, और वो भी उधर चले गए। तो अब दिक्कत इस बात को लेकर है कि जाट जो है वो अकेला अगर वोट करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का पार्ट हो जाता है, तो फिर जयंत की क्या जरूरत रह जाती है? और जयंत की अहमियत तो यही है ना, या उनके जो पिता या उनके दादा जो हैं उनकी राजनीति तो वही है ना कि जाट और मुस्लिम को जोड़ करके वो राजनीति किया करते थे और अपनी एक वोट बैंक उन्होंने तैयार की थी। ये छिन्न भिन्न हो रहा है, तो जाहिर है कि अगर जाट केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो फिर जयंत चौधरी की जरूरत नहीं रह जाती है। वहां सत्यपाल सिंह हैं जो बागपत में हरा चुके हैं राष्ट्रीय लोकदल को, वहां संजीव बालियान हैं जो मुजफ्फरनगर में हरा चुके हैं राष्ट्रीय लोकदल को, वहां कई जाट नेता है, वहां तो सनी देओल भी हैं, वो भी जाट नेता के तौर पर प्रचार करने पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुंच गए थे। तो ये एक आइडेंटिटी, एक पहचान का प्रश्न है आज की तारीख में जयंत चौधरी के लिए। और जयंत चौधरी अगर अपने वोटों को गोलबंद करने में सफल नहीं रह पाते हैं तो दिक्कत होगी। मैं जमीन पर यह जरूर देख पा रहा था कि जयंत चौधरी के प्रति एक भाव है लोगों के मन में कि भाई ये जो है छोटे चौधरी का लड़का है, ये चौधरी चरण सिंह का पोता है, इसको समर्थन करना है। पर साथ ही साथ जो युवा जाट है, अपूर्व आपको बताता चलूं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़े वर्ग जो है वो एसोसिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहता है कि बागपत दिल्ली से इतना करीब 3 घंटे लगते थे, अब तो 1 घंटे लगते हैं। किसने करवाया ये सड़क वाला काम? बीजेपी ने करा दिया। वो कहता है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुंबई में पुलिस कमिश्नर थे, जाहिर है उनके कॉन्टैक्ट थे, तो उन्होंने 3-4 भर्तियां करा दी। फौज वाला कैंप लगता है तो वो करा दिया, उससे हर गांव में कोई ना कोई फौजी लड़का पहुंच गया। अब देखिए, तो ये सब काम जो हैं वो जाटों को प्रिय लग रहे हैं। तो जो ओल्ड वर्ल्ड लॉयल्टीज होती हैं कि भाई पुरानी बातें हैं, हम जुड़े हुए हैं चौधरी चरण सिंह से, वो कमजोर तो पड़ रही हैं। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक सामने में, और मुझे दिखाई ये पड़ता है अभी से, हालांकि थोड़ी जल्दीबाजी होगी कहना, लेकिन ये जरूर है कि हम जिस तरह से मानकर चल रहे थे कि एक तस्वीर बन गई है कि जाट मुस्लिम इस बार साथ हैं, शायद वो तस्वीर पूरी तस्वीर नहीं है, उसमें अभी पिक्चर थोड़ी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका ये समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को इसकी मीटिंग का मतलब क्या है, इसका असर क्या हो सकता है। हालांकि अमित शाह बड़े महारत उनको हासिल है, जैसा कि संजीव सर ने बताया हुआ है, और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है भाई। तो चाणक्य का ये जो दांव है यूपी चुनाव से ठीक पहले, ये जमीन पर कितना असर कर पाता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।